नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में बातचीत की थी संविधान क्यों और कैसे के तहत कि हमारे संविधान के निर्माण में किस तरह से समितियां बनाई गई, सदस्य चुने गए, कितने सदस्य आए, बाद में कितने सदस्य उसमें से चले गए और इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें विश्व के सभी संविधानों से जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके संविधानों से ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण अंश को लिया गया ताकि भारत के नागरिकों को किसी भी तरह की कहीं भी कोई परेशानी न हो। जब भी उन्हें मार्गदर्शन की ज़रूरत हो, जब भी उन्हें किसी नीति नियम बनाने की ज़रूरत हो, तो उनके पास एक बिल्कुल ही विस्तृत संकल्पना हो जो कि उन्हें हमेशा मार्गदर्शन दिखाती रहे। साथ ही साथ जब हम संविधान में आगे बढ़ते हैं, इसके निर्माण की बात कर लेते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी बातों को समाहित किया गया है, ये सब हम पिछले अध्याय में बच्चों पढ़ चुके हैं। तो अब बात होती है कि हर संविधान का एक उद्देश्य प्रस्ताव होता है जिसका कि कुछ न कुछ मुख्य बिंदु वर्णित किया जाता है। तो हम देखेंगे कि भारत के संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या हैं। भारत का संविधान बच्चों जब बनाया गया था तो उस समय भारत तुरंत बिल्कुल कुछ दिन पहले ही स्वतंत्र हुआ था। हालांकि संविधान सभा का निर्माण जब हो गया तो उसमें सबसे पहले जो शामिल किया गया कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य है। तो यहाँ स्वतंत्र किसी भी देश के अधीन नहीं है, कोई भी इसकी प्रभुसत्ता को प्रभावित नहीं कर सकता है। और संप्रभु का अर्थ होता है बच्चों, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। हर जगह हम राजनीति शास्त्र जब पढ़ते हैं तो संप्रभु की बात अवश्य आती है। तो संप्रभु होने का, किसी देश के संप्रभु होने का ये अर्थ होता है कि वह नीति लेने में, निर्णय लेने में उसे अपने आप के पास सर्वोच्च शक्ति है। यानी कि निर्णय की सर्वोच्च शक्ति जो है वो हमारी शासन सत्ता के पास है। और चूंकि वह एक स्वतंत्र देश है, इस वजह से वह संप्रभुता का उपयोग कर पा रहा है। अगर वह परतंत्र होता या किसी देश के अधीन होता तो शायद वह संप्रभु भी नहीं होता। फिर दूसरी बात आती है कि भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और उसके बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं, उसका एक संघ होगा। जब हमारा देश बच्चों स्वतंत्र हुआ था उस समय हमारे देश के अंतर्गत 500 से ऊपर प्रांत, देशी रियासतें, समूह या ऐसे टुकड़े के रूप में देश हमारा था कि उसे समेटना बहुत ही कठिन कार्य था। ऐसे में निर्णय लिया गया कि जब हम एक भारत नाम देते हैं अपने देश को, तो इसके जो हिस्से बने हुए हैं, कई प्रांतों में हैं, कई रियासतों में हैं, तो इन्हें किस तरह मिलाकर हम एक भारत का निर्माण करेंगे। तो ऐसे में स्वतंत्रता के बाद सभी प्रांतों के पास और देशी रियासतों या रियासतों के समूह के पास एक प्रस्ताव गया कि आप एक विलय पत्र होगा भारत की सरकार की ओर से, उस विलय पत्र पर आप हस्ताक्षर कर दें। इस तरह आप भारत संघ के अंग बन जाएंगे। तो अधिकांश प्रांतों ने, देशी रियासतों ने उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद बच्चों कुछ 2-3 जो प्रांत थे, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर, और दूसरा था हैदराबाद के निजाम थे वहाँ, तीसरा था जूनागढ़ यानी कि जो वो गुजरात में अवस्थित है। इन 3 जगहों के जो सत्ताधारी थे उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं समझा और उन्होंने भारत संघ में शामिल होने से इनकार किया। अब इनकार के बाद किस तरह से उन पर दबाव डाला गया या कार्रवाई की गई या फिर उन्हें कुछ ऐसा
आश्वासन दिया गया ताकि आप भारत संघ में बने रहें। इस तरह एक भारत संघ का निर्माण हुआ और सबों ने उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो आज एक समस्त संपूर्ण भारत के रूप में नजर आता है। फिर उद्देश्य प्रस्ताव में जो अगला बिंदु था बच्चों, वह था कि संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। मतलब कि संघ की जो सरकार होगी वह पूर्ण रूप से पूरे देश के लिए एक समान निर्णय ले सकेगी, लेकिन जो इकाइयां होंगी इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं बच्चों कि हमारे देश के अंतर्गत अभी 28 राज्य हैं। 29 थे, जिसमें एक लद्दाख को अभी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर को भी कुछ नए राज्य जुड़े और कुछ का एबोलिशन भी हुआ, यानी कि हटा भी दिया गया या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया। ऐसे में हम जब राज्यों के निर्माण को या किसी और अध्याय में जाएंगे तो इस संबंध में बातचीत करेंगे। फिलहाल हम इतना केवल देखेंगे कि जो भी राज्य हैं वो अपने अंतर्गत निर्णय लेने में स्वतंत्र होंगे। स्वायत्त का अर्थ ही यही होता है कि वो अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, यानी राज्य से संबंधित जो भी निर्णय है आंतरिक रूप से वो निर्णय लेने में स्वतंत्र होंगे। लेकिन जहाँ राष्ट्रीय महत्व की बात आएगी वहाँ पर संघ सरकार का निर्णय ही लागू होगा। इस चीज़ से हमारी जो इकाइयाँ, राज्य की इकाइयाँ हैं, स्वायत्त होते हुए भी बाहर नहीं जा सकेंगी। अगला जो बिंदु था वह था कि संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है। हमने अभी पहले बिंदु पर बात की कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य होगा या है। फिर जब शक्तियों और सत्ता का स्रोत कौन होगा ये प्रश्न आता है, तो चूंकि हमने लोकतंत्र को अपनाया तो लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, तो हमारी सारी शक्तियों का स्रोत जनता के द्वारा आएगा। जो संविधान सभा का गठन हुआ था 385 सदस्य चुने गए थे, जिसमें 15 महिला सदस्य भी थी, तो ये सारे सदस्य जो चुने गए ये सभी जनता द्वारा ही चुने गए थे। इस तरह प्रतिनिधि के रूप में उन लोगों ने भी जनता का ही प्रतिनिधित्व किया और संविधान सभा के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। फिर आता है भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता एवं कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, इन सबों की स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त होगी। तो बच्चों, जब हम अपने देश में रह रहे हैं तो उसमें जो जहाँ न्याय की बात आती है, न्याय की बात इस तरह से कि हमारे अधिकारों का कहीं भी कोई भी उल्लंघन न हो सके, और अगर उल्लंघन होता है तो हम उसके अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए कानून की शरण में जा सकते हैं। तो यहाँ के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पूर्ण रूप से प्रदान किया जाता है, बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया जाता है। जो कानून के समक्ष समानता की बात है, तो कानून के बच्चों आपने भी देखा होगा कि कानून के आँखों पे पट्टी बंधी रहती है। इस पट्टी का अर्थ यह है कि उसे कुछ भी नहीं दिखता और वह बिना किसी भेदभाव के सबों के लिए उपलब्ध है, और जहाँ जो दोषी पाए जाते हैं सिर्फ सज़ा के हकदार वही होते हैं। जो दोषी नहीं पाए जाते उन्हें कोई भी सज़ा कानून नहीं दे सकता है। इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, जो कि एक हर मानव का अधिकार है, हम इसे इस तरह समझ सकते हैं बच्चों कि अगर कोई मेरे जैसा नहीं है तो भी वह प्रतिष्ठा पाने का अधिकारी है। अगर आप प्रतिष्ठा देते हैं तो स्वयं भी प्रतिष्ठा पाने की उम्मीद कर सकते हैं। अवसर की समानता के अंतर्गत किसी भी नागरिक को,
कि बिना किसी भेदभाव के नियोजन में यानी कि कार्य करने में कहीं भी भेदभाव का सामना करना नहीं पड़ेगा। चाहे वो किसी विद्यालय में नामांकन की बात हो, महाविद्यालय में नामांकन की बात हो, चाहे चुनाव लड़ने की बात हो, चाहे कहीं स्वास्थ्य सुविधा लेने की बात हो, या कहीं से राशन कार्ड के आधार पर जन वितरण प्रणाली से अनाज उठाने की बात हो, ये उन्हें वो बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होगा। सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए उन्हें अभिव्यक्ति और भाषण की भी स्वतंत्रता होगी, यानी कि राज्य की सुरक्षा के मद्देनज़र आपको जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यानी कि आप अपनी बात को कह सकते हैं। अपनी बात को कहने का अर्थ ये कि उससे किसी भी तरह से राज्य की शांति एवं सुरक्षा, अखंडता को खतरा न पहुँचे। आपको अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता दी गई है या भाषण देने की स्वतंत्रता दी गई है, तो इसका ये अर्थ कदापि नहीं है बच्चों कि हम किसी को गाली दें या हम अपने वचनों से किसी का नुकसान करें या इस तरह की भावना फैलाएं जो द्वेष, घृणा या फिर अशांति को जन्म देता हो। फिर आते हैं अगले बिंदु पर, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। यहाँ हम आगे भी देखेंगे, जब हम मौलिक अधिकार के अध्याय में जाएंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से इसे वर्गीकृत करके इन अधिकारों को हमें सौंपा गया है। हम अपनी विश्वास हम किन चीज़ों में विश्वास करते हैं, जब तक कि वो सामने वाले के लिए नुकसानदायक न हो तब तक आप अपने विश्वास के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपने किस धर्म को मानते हैं, राज्य कहीं से भी यह निर्धारित नहीं करेगा कि आपका धर्म क्या है और आप अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म की किन बातों को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। अपने धर्म को मानने, स्वीकार करने, उपासना, पूजा, इबादत, प्रे, किसी भी चीज़ का आपको अधिकार है और इन अधिकारों का पालन जनता स्वतंत्रता पूर्वक करती रहेगी। उपासना के संबंध में भी यही बात है। कार्य करने के संबंध में भी कि आपको कौन सा कार्य करना पसंद है, इसकी स्वतंत्रता होगी। आप एक अच्छा व्यवसायी बनना चाहते हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, उद्योगपति बनना चाहते हैं, या हस्तशिल्प कलाकार बनना चाहते हैं, या फिर परफॉर्मेंस आर्टिस्ट यानी कि जो स्टेज वगैरह पे अपनी कलाकारी को दिखाते हैं, उस तरह के कलाकार बनना चाहते हैं, तो इन चीज़ों में आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता रहेगी और आपको अपने कार्य करने में सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। अगले बिंदु पर आते हैं और बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों। हम यहाँ ये देखना चाहेंगे कि आखिर ये जो चार वर्णित हैं, अल्पसंख्यक, पिछड़े, जनजातीय और अन्य पिछड़े वर्ग, इनकी सुरक्षा की बात क्यों की गई है? कमोबेश हर समाज में कुछ न कुछ बुराई होती है। हमारे भारतीय समाज में भी जो जाति व्यवस्था है, यह एक बुराई के रूप में मौजूद है। तो सदियों से जो व्यवस्था चलती आई है, उसके अंतर्गत जाति व्यवस्था ने बुरी तरह से हमारे समाज में जड़ें जमा ली है और यहाँ उच्च जातियों ने जिन्हें हमेशा से सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, वे कहीं न कहीं जो साधनहीन जातियां थी या जिनके पास मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जो कि जिनकी संख्या सवर्णों से या ऊंची जातियों से कहीं बहुत ज़्यादा थी, उनको दबा कर रखा गया। उनके मूल अधिकारों, मौलिक अधिकारों को हनन किया गया, शोषण किया गया। इस वजह से उनके जो जंगल थे, ज़मीन थी, उस पर कब्जा कर लिया गया। तो इस तरह से उनके सुरक्षा की बात की गई, क्योंकि वे भारत के नागरिक हैं और एक बड़ा भाग भारत में उन लोगों का है, अतः उनकी सुरक्षा होनी
बहुत ही आवश्यक है। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता एवं जल, थल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। अब बात आती है कि हम अपने संप्रभु अधिकारों की रक्षा करने में जल, थल, आकाश सबों की बात क्यों आई? अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपनी सीमाएं सुरक्षित बनाने के लिए जल सेना होती है, वायु सेना होती है, स्थल सेना होती है। तो हमारी जो सेनाएं हैं वह हमें जो हमारा संप्रभु देश है, स्वतंत्र देश है, ये हमेशा संप्रभु और स्वतंत्र बना रहे, इसे बाहरी स्वरूप में किसी भी तरह का खतरा इसके सामने ना आए, इसलिए कानून और न्याय के अनुसार जो कि विकसित राष्ट्रों ने निर्धारित की है, उन्होंने यूएनओ की स्थापना की। सभी 193 सदस्य हैं उसके, विश्व के सिर्फ 2 सदस्य बच रहे हैं, और उन्होंने जो एक मानक स्थापित किया है कि पूरे विश्व में शांति और व्यवस्था बनी रहे, कोई भी देश दूसरे देश में हस्तक्षेप न करे, उसकी किसी भी व्यवस्था में हस्तक्षेप न करे। इस वजह से हमें भारत के लिए भी ये आशा ऐसी की जाने लगी कि हम भी जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी संप्रभुता के क्षेत्र में, हमारी सुरक्षा के क्षेत्र में कोई भी अन्य देश हस्तक्षेप न करे, हमारे आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे, और इसके लिए जो हमने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बनाई है वह चारों ओर से हमें, यानी कि हमारे देश भारत को सुरक्षित बनाती है। ये नहीं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था किसी अन्य देश को नुकसान पहुंचाने के लिए है। तो हम विश्व शांति के अपने नियमों का पालन करते हैं। और अगला बिंदु भी उसी से मिलता जुलता है। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान देगा। बच्चों, अगर आपने समाचारों में देखा होगा तो देखा होगा कि कहीं अगर भूकंप आता है, हाल में तुर्की में भूकंप आया था, तो उस समय भारत और तुर्की में थोड़ा तनाव बना हुआ था, लेकिन फिर भी मानवीय अधिकार ऐसे चीज़ हैं, उनकी रक्षा के लिए भारत ने अपनी सेना, अपने डॉक्टरों की टीम वहाँ भेजी ताकि भूकंप से पीड़ित तुर्की की सहायता हो सके। विश्व शांति बनाने में भी कई देशों में भारत ने अपनी शांति दूत को भेजा, कहीं कहीं मध्यस्थता करने की भी बात की। इस तरह भारत विश्व शांति और विश्व कल्याण के उद्देश्य को मद्देनज़र रखते हुए अपना काम करता रहेगा। बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। हम अपने भारतीय संविधान की विशेषताओं पर जब सबसे पहले नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि यह सबसे लंबा लिखित संविधान है। बच्चों, इतना बड़ा संविधान विश्व में किसी भी देश का नहीं है और यह अपने लिखित स्वरूप में है। कई देशों में संविधान जो है वो अलिखित स्वरूप में है, लेकिन वो यहाँ हमारे ब्रिटेन के संविधान को ले लीजिए। ब्रिटेन का संविधान अलिखित स्वरूप में है। हम कह सकते हैं कि वहाँ अगर अलिखित रूप में संविधान है तो इससे क्या नुकसान है? तो वहाँ की जनता थोड़ा कहते हुए ये दुख होता है कि हमारा देश अभी विकासशील देशों में शामिल है, पूर्ण रूप से विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है, और हम आशा करते हैं कि हम बहुत जल्द विकसित देशों की सूची में भी शामिल हो जाएंगे। तो अलिखित संविधान के साथ जनता का जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिन्हें कि अपनी परंपराएं, अपनी रूढ़ियां, अपने नियम जो हमेशा से चलते आ रहे हैं उन्हें मानने में किसी विशेष तर्क का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। और हमारे भारत का संविधान, चूँकि हमारा देश विविधताओं का देश है, यह विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो इस वजह से किसी भी हमारे देश के किसी भी भाग की उपेक्षा ना हो जाए, इसमें रहने वाले किसी नागरिक के अधिकार की उपेक्षा ना हो जाए। इसीलिए एक एक बिंदुओं पर विस्तार करते हुए संविधान का लेखन किया गया था। इस वजह से हमारा संविधान बेहद लंबा और लिखित है।
दूसरी बात है, यह कठोर एवं लचीला दोनों ही स्वरूपों में एक साथ है। कैसे है? हमारे संविधान के कुछ भागों में बहुत ही आसान तरीके से संशोधन किया जा सकता है। ऐसे बच्चों कि अगर संसद में जो हमारे प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, जिन्हें हम सांसद कहते हैं, या विधानसभा में जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि वो विधायक हैं, तो वहाँ वो निर्णय केवल 2/3 बहुमत से ले सकते हैं या साधारण बहुमत से भी ले सकते हैं। बच्चों, यहाँ बहुमत समझने की आवश्यकता है। साधारण जो बहुमत होता है वह एक सभा में जितने लोग उपस्थित हैं, मान लीजिए कि सभा में 100 लोग उपस्थित हैं और 51 लोगों ने कम से कम जिस प्रस्ताव या जिस बिंदु के पक्ष में निर्णय दिया वो प्रस्ताव पारित माना जाता है, यानी कि स्वीकृत माना जाता है, और वो प्रस्ताव लागू होने के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। ये हुआ साधारण बहुमत। फिर आते हैं 2/3 बहुमत पर। तो 2/3 बहुमत का अर्थ बच्चों ये होता है कि हमारे संसद में जितने भी सदस्य हैं उनका 2/3, हमारे संसद में अभी 545 सदस्य हैं, तो उनका 2/3 लगभग कितना हो जाएगा? जरा सा हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि गणना करते हैं। तो बच्चों लगभग 350 या 360 के आसपास ये संख्या आएगी। हमें 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे भागों में जो हमारे संविधान में हैं जहाँ की 2/3 बहुमत के बिना संशोधन नहीं हो सकता है। इसके अलावा ये तो लचीलेपन का कह सकते हैं कि प्रतीक है, लेकिन इसके अलावा जो हम विशेष बहुमत की बात करते हैं तो यहाँ संविधान का स्वरूप बेहद कठोर हो जाता है। जैसे जो संविधान का मूल ढांचा है, हम आगे बात करेंगे मूल ढांचे की, तो जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अपवाद स्वरूप, यानी कि कभी कभार ऐसी नौबत आ जाए कि नहीं भी किया जा सकता है और करने की ज़रूरत पड़ जाए, तब क्या होगा? तब विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी कि दोनों सदनों में भी विशेष बहुमत हो, यानी कि 2/3 बहुमत हो, और देश के जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों में आधे में कम से कम आधे जो राज्य हैं उनमें से 2/3 बहुमत से अगर वह प्रस्ताव पारित होता है, तब जाकर वह प्रस्ताव कानून का रूप लेगा और लागू होने के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरह देखा बच्चों कि या तो हमारी एक बैठक में संशोधन हो सकता है, यानी कि यह संविधान का लचीला स्वरूप है, या फिर इतना कठोर कि शायद एक संशोधन के लिए 1 साल 2 साल का समय भी कम हो। तीसरे में आते हैं संविधान की प्रस्तावना पर। बच्चों, जिस तरह से आपने देखा होगा अपने अध्याय का शीर्षक, हर अध्याय को जब आप पढ़ते गए होंगे तो उसका कोई न कोई शीर्षक जरूर होगा। शीर्षक के बाद उद्देश्य या प्रस्तावना या भूमिका लिखी हुई होती है। तो हमारे संविधान की भी भूमिका लिखी गई थी, और हमारे संविधान की भूमिका को हम प्रस्तावना कहते हैं। और इस भूमिका में हमारे संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसे वर्णित किया गया था, या कहिए कि उसका उल्लेख किया गया था, और इसी पर आधारित हमारा पूरा संविधान है। ये भी कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है, लेकिन 44वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हमारी प्रस्तावना में जोड़ दिया गया था। फिर आते हैं मौलिक अधिकार और कर्तव्य पर। हमने पहले भी बात की थी कि हमें अपने जीवन को जीने के लिए कुछ मूल अधिकारों की ज़रूरत होती है। ऐसे में सभी लोकतांत्रिक देश अपने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ हम जिस देश के नागरिक हैं तो हमारी ये जिम्मेवारी भी बनती है कि हम अपने देश की शांति, विकास, सुरक्षा, वैज्ञानिक सोच, इन सब के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निर्देशक सिद्धांत
बच्चों, निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो राज्यों के लिए एक सलाह की तरह कार्य करते हैं कि राज्यों को इन राहों पर चलना है और ये बाध्यकारी नहीं होते, यानी कि अगर राज्य इस पर अमल नहीं भी करते हैं तो उनके खिलाफ कुछ भी ऐसी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये केवल निर्देश के रूप में है, एक डायरेक्शन के रूप में है कि आपको ऐसे चलना चाहिए। जब आप इस तरह ऐसे समझिए कि माँ अगर देखती है आपको कि आप बाहर जा रहे हैं तो कहते हैं कि ज़रा बाएं तरफ से चलना। अब बाहर निकल के आप बाएं चल रहे हैं या न चल रहे हैं ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये भी सत्य है कि बाईं ओर ही चलना चाहिए। यहाँ माँ की बात आपके लिए निर्देश की तरह है। इसीलिए इसी तरह राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी राज्य के लिए एक सलाह, एक सुझाव की तरह हैं। इसके बाद संसदीय प्रणाली हमारी मुख्य विशेषता है। हमने ब्रिटेन के संविधान को देखते हुए संसदीय प्रणाली को अपनाया। हमारे यहाँ संविधान में यह लिखा भी गया कि संसदीय प्रणाली जो है जहाँ हमारे यहाँ एक संसद होगी जिसके 2 भाग होंगे। उच्च जो सदन है वह राज्यसभा कही जाएगी और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाएगा। और अंतिम जो है विशेषता वह है न्यायिक समीक्षा की। अगर कोई न्यायिक निर्णय यानी कि कानूनी निर्णय ऐसा आता है जिसको फिर से देखना जरूरी हो जाए, जिस पर फिर से विचार करना जरूरी हो जाए, तो उस पर विचार किया जा सकता है। आगे देखें बच्चों कि इसमें अब क्या है। बच्चों, जब हम संविधान के बारे में जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो इतना विस्तृत ये है कि शायद कक्षाओं में न समा सके। जब आप अगर ऊंची कक्षा में जाएंगे और इसे पढ़ना चाहेंगे तो एक एक बिंदु पर एक एक अध्याय पढ़ना होगा। अब तब हम देखेंगे कि हम किस तरह से सागर में जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संविधान के पूरे विश्व में संविधान जहाँ जहाँ बनाया गया है, संविधान के आखिर कार्य क्या होते हैं। यह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। जब हम समूह में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हमें एक नियम के तहत चलना होता है। उसी तरह जब हम देश के नागरिक हैं तो यहाँ भी एक इतना बड़ा समूह, आज 1.5 अरब लोगों का समूह है हमारा देश, यानी कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 1.5 अरब है। अगर इसे बिना किसी नियम के, बिना किसी कानून के छोड़ दिया जाए तो जरा सोचिए कि कैसी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए संविधान में मूल रूप से ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिससे कि देश हमारा सुचारू रूप से चलता रहे और हमारे आपस में एक समन्वय बना रहे, एक विश्वास बना रहे। फिर समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, सरकार कैसे बनेगी। अगर किसी को आप स्वतंत्र छोड़ दें तो हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन अपनी बात पे अड़ा रहेगा, वो अपनी ही बात को सही समझाता रहेगा। तो ऐसे में जो निर्णय लेने की शक्ति होगी वो किसके पास होगी, संविधान इसका निर्धारण करता है। और सरकार का निर्माण कैसे होगा, उसका स्वरूप संसदीय होगा या अध्यक्षात्मक होगा, हमारे यहाँ दलीय प्रणाली कैसी होगी, हमारे यहाँ मतदान कैसे होगा और हमारे सरकार बनाने के क्या क्या नियम होंगे, इन सबों का विस्तार पूर्वक वर्णन संविधान में किया जाता है। सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी कि सरकार जो अपने नागरिकों पर कुछ सीमाएं लगाती है, ये मौलिक अगर मौलिक अधिकार के रूप में है तो सरकार उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। हमारे मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा गया है। और अंतिम जो बिंदु हम लेंगे वह है सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करें जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण
कर सके। बच्चों, अगर हमारी सरकार मजबूत होगी, हमारी सरकार निर्णय लेने में सक्षम होगी, तो वो बेहतरीन तरीके से अपने देश के नागरिकों के भविष्य के लिए बेहतरीन निर्णय ले सकेगी। लेकिन अगर हमारी सरकार कमज़ोर होगी, यानी कि अगर हमारे यहाँ मान लीजिए कि बहुदलीय व्यवस्था है और कई दलों के लोग आ जाते हैं, ऐसे में सरकार की जो स्थिरता है वह खतरे में पड़ जाती है और वह एक मजबूत निर्णय लेने में सक्षम नहीं रह पाती। तो इसमें ये वर्णित होता है कि किस स्थिति में सरकार रहे कि वह बेहतरीन निर्णय ले सके और हमारे समाज में न्याय की स्थापना कर सके, सभी नागरिकों, जनता की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूरा कर सके। बच्चों, ये था संविधान क्यों और कैसे का अंतिम भाग। और आगे की कक्षा में हम जो अभी हमने बातचीत की, संविधान की मूल आत्मा यानी कि संविधान में अधिकार पर बातचीत करेंगे। अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने संविधान क्यों और कैसे के अध्याय में एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। और अगले अध्याय में हम लोग मौलिक अधिकार की बात करेंगे। नमस्कार।